अनाथालय का नंबर तो उसे मिल गया, लेकिन उसके दिमाग में उधेड़बुन थी कि क्या अनाथालय वाले उसे शिखा का नंबर देंगे। पता नहीं अब शिखा वहां रहती भी है या नहीं, लेकिन उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अनाथालय वालों ने शिखा का पता और उसे फोन नंबर दे दिया। शिखा का नंबर मिलते ही वो खुद को शिखा के करीब महसूस करने लगा, लेकिन उसका नंबर मिलाने में शेखर के हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। पूरा नंबर मिलाते मिलाते उसको अपनी धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। उसने झट से फोन काट दिया और माथे पर उभर आई पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को उसने पोंछा। 2-3 बार ऐसा ही करता रहा। शेखर बार बार शिखा का नंबर मिलाता और बार बार काट देता। आखिर में मन को कड़ा करके नंबर मिला ही दिया। लगातार घंटी बज रही थी। शेखर फोन काटने वाला ही था कि उधर से किसी बच्ची ने हेलो बोला। शिखा की जगह एक बच्ची की आवाज सुनते ही शेखर हड़बड़ा सा गया। कहीं ना कहीं उसके दिल को धक्का सा लगा। क्या मैं शिखा जी से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं अंकल? मैं शिखा जी का मित्र हूँ। हम कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। कहीं आप शेखर अंकल तो नहीं बोल रहे ना? हाँ, मैं शेखर अंकल ही बोल रहा हूँ। अचानक एक बच्ची के मुंह से अपना नाम सुनकर शेखर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्ची से कैसे पूछे कि वो कौन है, कि वो सब कुछ जान रहा था, लेकिन मन का एक कोना उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तभी वो बच्ची फिर से बोली, अंकल आप प्लीज घर आ जाइए। मम्मी की हालत ठीक नहीं है, वो बस आपको ही याद करती हैं। शिखा की बेटी कह रही है कि मम्मी की हालत बहुत खराब है और वो उसको याद करती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? शिखा के पति शायद ना हो, या शायद तलाक दे दिया हो शिखा को, लेकिन क्यों? और फिर शिखा मुझे क्यों याद करती है? शेखर के मन में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उस बच्ची की फिर से आवाज आई, हेलो अंकल, आप सुन रहे हैं ना? प्लीज आप जल्दी आ जाइए। शायद मम्मी के भीतर आपसे मिलकर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाए। अंकल, हम दोनों बहनें मम्मी के बिना अनाथ हो जाएंगी। प्लीज अंकल, बचा लीजिए मेरी मम्मी को। फूट फूट कर रो पड़ी वो बच्ची। आंसू शेखर की आंखों में भी आ गए। जिससे दूर होकर वो हमेशा तड़पता रहा था, आज उससे मिलने जाने की सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थीं। शिखा बीमार थी। उसकी बेटी उससे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी मम्मी को बचा ले। शिखा की बेटी से फोन पर बात करने से लेकर शिखा के घर पहुंचने तक वो जैसे अपने होश में नहीं था। इतनी देर बस शिखा की यादों में ही खोया रहा, शायद जानबूझकर, क्योंकि उसकी बीमारी का सुनकर वो आगे कुछ भी नहीं सोचना चाहता था। दरवाजा एक 12-13 साल की बच्ची ने खोला। जैसे ही शेखर ने अपना परिचय दिया, वो शेखर से लिपट कर रो पड़ी। शेखर भी किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गया। उसने बच्ची को चुप कराकर शिखा के बारे में पूछा। बच्ची अपने आंसू पोंछते हुए उसे अंदर ले गई। सामने पलंग पर एक 5 फीट का बेहद थका, जिंदगी की जंग से हारा सा शरीर पड़ा हुआ था, जो सिर्फ 4 फीट का आभास दे रहा था। काला रंग पड़ चुका था शिखा का। सिर के बाल भी काफी हद तक झड़ चुके थे। शेखर शिखा को देखते ही तड़प उठा। अब तक रुके हुए उसके आंसू बगावत कर उठे। तभी शिखा की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। शायद उसे शेखर के वहां होने का आभास हो गया था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी पलकें कई बार बंद हुईं, लेकिन आखिर में शिखा आंखें खोलने में कामयाब हो गई। शेखर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब चेहरे पर चिंताओं की जगह असीम संतोष ने ले ली थी। अब तक उसकी आंखों में अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर जो डर था, उसकी जगह शेखर को देखते ही एक सुकून था। अब खुद के मरने का उसे कोई डर नहीं था। उसके होंठ कांपे। बहुत कुछ कहना चाह रही थी वो,
लेकिन होंठ उसका साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी बहुत कोशिश करने पर उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, शेखर। शेखर ने आगे बढ़कर शिखा को बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में आकर शिखा उससे एक छोटी बच्ची की तरह चिपक गई। शिखा की दोनों बेटियां रो रही थीं। शिखा और शेखर की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में शेखर को वहां शिखा की बेटियों के होने का आभास हुआ। उसने जल्दी से शिखा को लिटा दिया। तभी शिखा की बड़ी बेटी ने शिखा की ब्लड रिपोर्ट शेखर को दिखा दी। कुछ पल शेखर बेटी के हाथ में पकड़ी हुई इस रिपोर्ट को देखता रहा, जिसे खोलकर अंदर से देखने की हिम्मत शायद उसमें नहीं थी। वो शिखा को देखकर जो समझ रहा था, उसकी रिपोर्ट देखकर हकीकत का सामना कैसे कर सकता था। अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके आगे 3 जिंदगियां थीं जो उस पर आस लगाई थीं। ऐसे में उसे खुद को संभालना ही था। शेखर ने कांपते हाथों से रिपोर्ट ले ली, लेकिन उसको खोलकर देखने में उसे काफी समय लगा। इस बीच वहां ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जिसका शोर वो चारों अपने भीतर सुन रहे थे। रिपोर्ट देखते ही शेखर की आशंका सही हो गई। शिखा को वास्तव में कैंसर ही था, ब्रेस्ट कैंसर। एक ब्रेस्ट हटाया जा चुका था। सरकारी अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद होने वाली कीमोथेरेपी काफी कष्टदायक थी। हालांकि सरकारी अस्पताल में शिखा का इलाज चल रहा था, लेकिन काफी समय से वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी, तो बाकी की कीमोथेरेपी नहीं हो पाई थी। बेटियां कैसे मैनेज कर पाती हैं सब, बच्चियां ही तो थीं वो। लेकिन शेखर के आ जाने से दोनों बच्चियों की आंखों में एक आशा की किरण नजर आ रही थी। शेखर ने कुछ फोन किए। दोनों बच्चियों को लेकर पहले तो वो सरकारी अस्पताल में शिखा के डॉक्टर से मिला। उनसे ट्रीटमेंट की फाइल को लेकर शहर के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल में शिखा को एडमिट करा दिया। इस सब के लिए उसने पैसा पानी की तरह बहाया, जो उसके लिए मामूली बात थी। बिना पैसे के ना तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ट्रीटमेंट की फाइल देता और ना ही इतने बड़े कैंसर हॉस्पिटल में इतनी जल्दी शिखा को एडमिट कराया जा सकता था। इतना करते करते वो पूरी तरह थक चुका था। वो दोनों बच्चियों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले गया, लेकिन पूरे समय शेखर के दिमाग में बस एक ही सवाल कौंता रहा कि शिखा के पति कहाँ हैं। तीनों आईसीयू के बाहर रिसेप्शन में आकर बैठ गए। एसी चल रहा था। शिखा की छोटी बेटी शेखर की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। शेखर की गोद में आकर उसे एक सुकून महसूस हो रहा था। शेखर के दिमाग में बस एक ही सवाल उथल पुथल मचाए हुए था। आखिर उसने शिखा की बड़ी बेटी से पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा? नहीं, वो मेरा मतलब अंकल, हम दोनों बहनें अनाथ थीं। मम्मी ने अनाथालय से गोद लिया है हमें। क्या? शेखर की आवाज में आश्चर्य मिश्रित खुशी थी, लेकिन तभी उसके मन के कोने में कुछ सवाल उठे कि शिखा के पति कहाँ हैं? उसने बच्चियों को गोद क्यों लिया? इन सवालों के जवाब तो शिखा से ही मिल सकते हैं। शिखा की कीमोथेरेपी उसी दिन की गई। 2 दिन बाद शिखा कुछ बोलने लायक हुई। शरीर पहले से ही खोखला हो चुका था, लेकिन अब शेखर को देखने के बाद उसके अंदर जीने की इच्छा जाग गई थी। शेखर प्यार था उसका, और आज उसका प्यार, उसका शेखर उसके पास था। वो कैसे उसे छोड़कर जा सकती थी? शेखर शिखा का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे को बस एकटक देख रहे थे। दोनों के लब खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों से बह रहे आंसू एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अगले दिन शिखा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। शेखर शिखा और दोनों बच्चियों को अपने पहाड़ी वाले घर पे ले आया, जहां से बादलों के पार की दुनिया उसे उस दिन दिख रही थी। शिखा और दोनों बच्चियों को ऐसी ही दुनिया देखनी थी। हालांकि जब उसने ये घर बनवाया तब सोचा भी नहीं था कि वो शिखा को कभी यहाँ ला पाएगा, लेकिन घर की डिजाइन फाइनल करते समय उसके अंतर्मन में शिखा जरूर थी। 2-3 दिन बाद
शेखर ने शिखा की दोनों बेटियों को बोर्डिंग स्कूल में डालने का फैसला किया और इस बात के लिए उसने शिखा से इसकी सहमति भी ली। वो यहाँ शिखा के साथ अकेले भी रहना चाहता था और वो जी जान से शिखा की सेवा में जुट गया। लेकिन उसके जहन में शिखा के पति को लेकर जो सवाल थे वो अभी भी जवाब के इंतजार में थे। आज शेखर ने शिखा को नहला धुलाकर बैल्कनी में झूले पर बिठा दिया। वो खुद भी बगल में बैठ गया। शिखा की नजरें सामने पहाड़ी पर उतरे बादलों पर थीं। वो एकटक सामने देख रही थी। तभी शेखर बोला, शिखा, अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ शेखर, पूछो ना। शिखा, तुम्हारे पति? इतना कहकर शेखर चुप हो गया। शिखा ने पलटकर उसे देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने शादी नहीं की शेखर, मैं शादी कर ही नहीं पाई। क्या? लेकिन क्यों? शेखर, शादी एक स्थूल चीज है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और मेरे पास 2 बेटियों की जिम्मेदारी तो थी ही। मैं और कोई जिम्मेदारी कैसे उठा सकती थी? शेखर, तुम ना आते तो पता नहीं मेरी बेटियों का क्या होता। शिखा, एक बात पूछूं? हाँ शेखर, पूछो ना। मैं भी तुमको सब कुछ बता देना चाहता हूं, बीते 17 सालों की बहुत सी बातें। तुमने इन बच्चियों को गोद क्यों लिया जबकि तुम खुद एक अनाथालय में रहती थी? शिखा एकटक सामने बादलों को देख रही थी जो बरसने को तैयार थे, जैसे अतीत को याद करते हुए उसके आंसू आंखों का साथ छोड़ने को तैयार थे। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, शेखर, तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट सी गई थी। बिना बताए तुम चले गए। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेले हो गई थी। बहुत इंतजार किया था मैंने, लेकिन तुम कभी नहीं आए। मैं समझ गई कि मेरी और तुम्हारी किस्मत अलग हो चुकी है। बस इसको अपनी नियति मान लिया था और मैंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ली। एक दिन रिया अनाथालय आई। कुछ दिन पहले पैदा हुई बच्ची को कोई इसलिए छोड़ गया था कि वो एक लड़की है। अनाथालय में हम सब मिलकर उसको पाल रहे थे। फिर 1 साल बाद एक और बच्ची आई, जिया। दोनों बच्चियां हमारे लिए खिलौना सी थीं। शिखा ने गहरी सांस ली। शेखर, एक दिन मैंने सुना रिया और जिया आपस में बात कर रही थी कि बादलों के पार क्या है, उनको भी ये दुनिया देखनी है। मुझे अपना बचपन याद आ गया और फिर याद आ गए तुम, जिसने अपनी शिखा से वादा किया था कि वो एक दिन उसको बादलों के उस पार की दुनिया दिखाएगा। एक पल शिखा फिर रुकी, सांसों को नियंत्रित किया और आगे बोली, शेखर, रिया और जिया की बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि एक दिन मैं उनको बादलों के पार की वो दुनिया दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो एक और शिखा बने, एक अनाथ, एक बेसहारा। शेखर की नजरें झुक गईं। उसको आत्मग्लानि हो रही थी। मैं तो नौकरी करती ही थी, तो दोनों को अनाथालय से गोद लेकर एक किराए के घर में रहने लगी। मैं रिया और जिया के माथे से चिपका गरीब और अनाथ का लेबल हटाना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर मेरी उम्मीदों का फैसला मेरी किस्मत को करना था। और देखो, मुझे कैंसर हो गया। मैं मरना नहीं चाहती थी, शायद इसलिए ईश्वर ने तुमको मेरे पास भेज दिया। अब मुझे अपनी बेटियों की ना चिंता है, ना अपने मरने का दुख। शेखर शिखा के अंतिम शब्द सुनकर तड़प उठा। उसने शिखा के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। वो शिखा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्लीज शिखा, ऐसा ना बोलो। मैं अब तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा और हमारी किस्मत भी अब हमारे साथ कोई खेल नहीं खेल सकती। शिखा कसकर शेखर से चिपक गई। उसने आंखें बंद कर लीं, जहां से 2 बूंदें निकलकर शेखर के सीने में समा गईं। 2 बूंदें शेखर की आंखों से भी गिरी, लेकिन दोनों की आंखों से गिरते आंसू इस बार खुशी के थे। आपको ये कहानी कैसी लगी
कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव, आप अपनी कोई कहानी अगर हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर इनबॉक्स कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए ऋषिमम स्टोरीज।